हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एके एकेडमिक्स में फिर से आपसे स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए, जिससे कि आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। और ये हमारा क्रैश कोर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको ये 60 दिन की तैयारी कैसे करनी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने कम समय में आपको तैयारी भी करनी है, प्रेशर भी बहुत है। और इसके भी डिस्कशन करेंगे कि आपकी परीक्षा होने की क्या डेट है, मतलब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की डेट क्या हो सकती है। ठीक है जी। तो चलिए, तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे 60 दिन के रोड मैप की, कि आपको 60 दिन में क्या चीज़ें पढ़नी है, कितनी तेजी से कंप्लीट करनी है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, कितने कितने पार्ट्स में कितने कितने वेटेज हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के कितने वेटेज हैं, इन सारे बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आगे करते हैं। कब होगी परीक्षा? क्या लगता है आपको परीक्षा कब हो सकती है? उम्मीद ये करी जा रही है कि फेब के मिड में होने की पूरी पूरी संभावना है। 15 से 20 फेब तक आपकी डेट आ सकती है, परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें 3 दिन 2 दिन का डिफरेंस डिफरेंस मतलब टाइम मिल सकता है, अलग अलग पेपर में 2 3 दिन का अंतर मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपकी 23 से 24 फरवरी तक आपके फिजिक्स का होने की संभावना है। मेरा ये खुद का मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब डेट हो सकता हो आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये है कि मिड में आपकी होने की कुछ संभावना लग रही है। ठीक है जी। अब आगे क्या करें? आगे इतने कम समय है, फरवरी, तो आप ये मान के चलिए 10 फरवरी। तो आज क्या है भाई? आज है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर नहीं, 3 दिसंबर है। तो दिसंबर, जनवरी, 2 महीना तो ये बाकी है, बाकी फरवरी, मतलब आपके पास कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 65 डेज आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ 65 डेज। अब 65 डेज में आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है? आपको टेंशन भी हो रही होगी, जाहिर सी बात है, बोर्ड के एग्जाम में टेंशन होती है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आराम से रिलैक्स होकर आप पढ़ाई करिए, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा ये महाकुंभ बैच 2025 स्टार्ट होने वाला है 4 दिसंबर से। 60 डेज का ये हमारा बैच होगा, क्रैश कोर्स होगा। इस 60 डेज में आपकी तैयारी कंप्लीट मुकम्मल कर दी जाएगी। और अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे परिवार के साथ, एक एकेडमिक्स के साथ। तो और अपने तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज और बेहतर हो सकते हैं, या आप सोचते होंगे कैसे मेरे परसेंटेज बेहतर हो, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और निश्चित आपकी परसेंटेज डेफिनेटली 15 से 20% आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशन की है कि आपका 70 आ जाए, तो जुड़ के देखिए, 90s में आपका परसेंटेज आएगा, 101% गारंटी है। ठीक है जी। तो संस्था का नाम नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, 9219818585। इस पर कॉल करिए, कॉल करके आप अभी कंफर्म करिए और अपनी सीट बुक करिए इस क्रैश कोर्स में, जो कि 60 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाएगी। जो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या पीसीबी है, बाकी और जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सबकी आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है जी। अभी हमारे क्रैश कोर्स का फीचर क्या है, आपको इस क्रैश कोर्स में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे बड़ी बात होती है ना भाई, क्रैश कोर्स में हमको मिलेगा क्या? हम क्रैश कोर्स परचेस तो कर लें, लेकिन हमको इसमें क्या बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है। देखिए, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास होना सबसे बड़ा बेनिफिट है, और क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बड़ी उसमें सारी थ्योरी वोरी कुछ नहीं लिखी जाएगी, बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वो पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में लिखकर आना है बस, और आके चुपचाप आराम करना है, खाना पीना खाना है, ऐश करना है। ठीक है ना? बाकी आपके मार्क्स, वो नोट्स बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। उसके बाद आपको डाउट सेशन होगा, अगर आपको कहीं डाउट फंस रहा है तो आपके लिए डाउट सेशन अलग से कराया जाएगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, शॉर्ट नोट्स में बेस्ट स्टडी, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाया जाएगा, सारी चीजें समझाई जाएंगी। पहले तो आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, समझाया जाएगा, और समझाने के बाद आपको सारे पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, आपको पता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्लास 12 की नोट्स तो मतलब सिलेबस तो काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड सिलेबस है। तो 60 दिन में हमें कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, अब आप देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जो आपकी तैयारी को और चार चांद लगा सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने परिवार एक एकेडमिक्स ने हर रविवार, हर संडे दोपहर को 2 बजे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती है, जिसमें आपको आकर परीक्षा देनी होती है।
यहाँ पे संस्था का नंबर है, आप अभी डिस्प्ले मैंने किया था, संस्था के नंबर पे आप कॉल करके प्रयागराज में ही एक जगह है, वहां पे आप आकर संडे को 2 बजे आप ऑफलाइन मोड में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चे, और देख सकते हैं कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है या आपको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। चलिए, मैराथन क्लासेस तो लगेगी ही लगेगी, जाहिर सी बात है, जब इतने आपको बेनिफिट्स और फीचर्स मिल रहे हैं और मैराथन क्लास न लगे ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मैराथन क्लास लगेगी, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूले वाली क्लास भी लगेगी, फॉर्मूला मैराथन लगेगा, इसमें कि पूरे क्लास 12 के फॉर्मूले का एक वन शॉट मैराथन, पूरे क्लास 12 की फॉर्मूले बता देंगे आपको कि इस फॉर्मूले को आप इसको रट्टाफिकेशन मान लीजिए, पूरी तरीके से रट लीजिए, डेफिनेटली आपका 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस जो आपकी फॉर्मूला शीट होगी ना, जो मैं बताऊंगा इस क्लास में, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरह से, और अपनी एक आप नोटबुक बना लीजिएगा पतली सी, और उससे आप इसको बार बार मॉर्निंग में उठकर रिवाइज करना स्टार्ट करिएगा। एक बार फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है, फॉर्मूला याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है जी। चलिए, अब बात आता है क्रैश कोर्स, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स का, जो 60 डेज का हमारा प्लान है, तो आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने सीट को बुक कर सकते हैं। लिमिटिंग टाइम ऑफर है, और बेनिफिट लीजिए, परसेंटेज बढ़ाना है, और आगे अगर आपको तैयारी करना है 12th के बाद नीट की, आईटी जेई मेंस की, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं करा दूंगा इसी क्रैश कोर्स के अंदर। कहीं भागने की और कहीं जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आपको जेई मेंस का पेपर क्लियर हो जाएगा, पूरी गारंटी है, लेकिन एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको तैयारी और अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, वो उसके लिए मैं बाद में लाइव क्लास में आपको मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, अब बात आता है कि 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा हमारा टारगेट कि 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए, कौन कौन से चैप्टर पकड़ना है, कौन कौन से चैप्टर छोड़ देना है, किस चैप्टर में किस सब टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस में से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, किस पोर्शन को पकड़ना होगा, किस पोर्शन को छोड़ देना होगा, जो पोर्शन आपसे बार बार पूछे जाते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और 2-3-4 साल से जो पार्ट आपका, जो टॉपिक आपका नहीं आया है बोर्ड में, आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको क्या छोड़ना है। जो मैं बता दूंगा ये छोड़ना है तो फिर वो छोड़ दीजिएगा, फिर वो परीक्षा में आएगा नहीं, पूरी पूरी गारंटी इस बात की। क्या क्रैश कोर्स से पढ़कर 95% लाया जा सकता है? अगर आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि आप तैयारी कर चुके हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, और आपकी 70% की अगर तैयारी है, और आप चाहते हैं कि आपका 90% तक सिक्योर हो जाए, तो डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़कर अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब हो गया क्विक रिवीजन। क्रैश कोर्स में आपको हर एक एक डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि हर एक डेरिवेशन अगर मैं कराने बैठूंगा तो वो तो क्लास 12 का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पूरे 1 साल का सिलेबस है, तो हर एक डेरिवेशन को कैसे शॉर्ट में करना है, कौन कौन से डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं डेरिवेशन कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो डेरिवेशन में कराऊंगा, बाकी सारे डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं न्यूमेरिकल्स आपको जरूर कराऊंगा, जिससे कि बार बार घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फॉर्मुला आपको बता दूंगा, इस फॉर्मुले को पकड़ लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन फॉर्मुला सेम यूज करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आती है सिलेबस से क्या हट गया है एनसीईआरटी पैटर्न में। हाँ जी, ये तो बात हो गई कि सीबीएसई वाले आपके ऊपर मेहरबान हैं, और साथ ही साथ हम लोग पर मेहरबान है, और सबसे ज्यादा मेहरबान अगर हैं तो वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के ऊपर हैं, क्योंकि सीबीएसई ने 40% का सिलेबस कट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की अब कुछ आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं? आपको बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और मैं बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस में है। एनसीईआरटी एज पर द एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। आपके जो भी एग्जाम में आने वाला है, जो आपके सिलेबस में दे दिया गया है, बस उसी चीज़ से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ाएंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि सिलेबस में क्या हट गया है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। तो चलिए, और संस्था का नंबर आप नोट कर लीजिए 9219818585, इस पे कॉल करिए, कॉल करके अपनी सीट बुक करिए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप मेहनती बच्चे हैं, लेबोरियस बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं। परसेंटेज अच्छा लाने की एक और रीज़न है कि एडमिशन जल्दी हो जाता है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, 10th में अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, 12th में आपको डर लग रहा है और आप चाहते हैं आपका 90s में परसेंटेज आ जाए, तो परसेंटेज अगर अच्छा आ गया ना, तो आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी कॉलेज में। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है क्या मैं भी आज से पढ़ाई करके टॉपर बन सकता हूं? यस डेफिनेटली, क्यों नहीं बन सकते। अगर आप
60 डेज में अगर आप पढ़ाई करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही एकांत में होगा, सारे काम छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए, जो भी आपके माता पिता आपसे काम करवा रहे हैं, बेटा यहाँ ले आओ वो ले आओ, सब बंद कर दो, सारे काम बंद। अब बोर्ड का परीक्षा की डेट बहुत नजदीक है, फेब में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। 2 महीने का आप टाइम मान लो, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय मानो, 2 महीने में आपका एग्जाम है। अब आपको 2 महीने में सिर्फ फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है भाई, इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, और बायो वाले बच्चों को बायो भी पढ़ना है, और बाकी के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो भी पढ़ना है। तो 2 महीने में तो हमको बहुत ही धैर्य होकर बहुत ही आराम से पढ़ना है, हर चीजें है कि नहीं। तो अब बात आती है, कैन आई ऑल्सो बिकम अ टॉपर बाय स्टडिंग फ्रॉम टुडे? यस डेफिनेटली, आप आराम से टॉपर बन सकते हो। एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं पास हो जाऊं बस, आपको ऐसा लग रहा है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार पास हो जाएं बस काम चल जाएगा, तो पास होने वाले बच्चों से मैं बताता हूं, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे ना, आपका 80% आ जाएगा, इस चीज की गारंटी है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मुझे पेपर पहले से मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस है, ये पिछले 10 सालों का एनालिसिस है कि सीबीएसई बार बार कौन से क्वेश्चंस पूछती है, बार बार कौन से डेरिवेशन पूछती है, उस और सीबीएसई का ध्यान सब टॉपिक में, चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से ज्यादा होता है, किस टॉपिक में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछी जाती है, तो वो मैंने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। और एनालिसिस करने के बाद मैं वही टॉपिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस बार बार पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है जी। एंटायर सिलेबस इज नॉट फिनिश्ड येट, अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अभी भी, अगर भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मुझको बच्चे कॉल करते रहते हैं, मेरे कुछ कॉलेज के बच्चे कॉल करते हैं, सर अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, सर अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, क्या करें? हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे हैं, टीचर्स धीरे 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 पढ़ाते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका वॉल्यूम 1 खत्म नहीं हुआ अभी तक आपका, अभी तक तो उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तक हुआ है, अभी तो आगे बहुत बाकी है, अभी तो वॉल्यूम 2 बाकी है, कैसे कंप्लीट किया जाए? तो एकमात्र सॉल्यूशन है क्रैश कोर्स महाकुंभ बैच 2025, जिसमें पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिस सेट के साथ, और आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। भौतिक विज्ञान की किताब ही नहीं खोली, अरे भैया कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने भौतिक विज्ञान की भी, फिजिक्स की बुक भी खोल के नहीं देखी है। अच्छा कुछ बच्चे फिजिक्स बुक खोल के देखते, कहते हैं हमें यार तो बहुत टफ है यार, कैसे पढ़ पाएंगे? टफ कुछ नहीं है, आप देखते हैं और आप इमेजिनेशन कर लेते हैं बहुत टफ है, हमको तो समझ में आएगा ही नहीं, जबकि वो समझ में आपको ही आएगा। टॉप करने वाले बच्चे आप ही हो, टॉप आप ही करते हो, कोई बाहर थोड़ी आता है, कोई दूसरी दुनिया थोड़ी आता है, आप ही तो टॉप करोगे ना, टॉप तो आप ही करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर जो बच्चे डर रहे हैं कि अरे यार अंदर तो बहुत टफ टफ है, वेक्टर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, कुछ बड़े बड़े अजीब अजीब ग्राफ दिए गए हैं, सर्किट डायग्राम बड़ा खतरनाक दिया गया है, कैसे करेंगे? बहुत आसान, बहुत इजी ट्रिक से बताना स्टार्ट कर देंगे, पकड़ लो, चीजें पकड़ लोगे, सब कुछ कर ले जाओगे, पूरी गारंटी है। जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं ये ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना भूल जाते हैं। देखिए ये हकीकत बात है, फिजिक्स का और खासकर क्लास 12th का, और इससे पहले आपने देखा होगा क्लास 11th का भी, सिलेबस काफी ब्रॉड होता है फिजिक्स का। न्यूमेरिकल्स, मैं न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत ढेर सारे होते हैं। अच्छा फॉर्मूले के अंदर भी केसेस बहुत ढेर सारे होते हैं, कंडीशंस बहुत होती हैं। अब बच्चे फॉर्मूले याद करें, केसेस याद करें, कंडीशंस याद करें, क्या क्या याद करें, तो बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं। तो इसकी भी ट्रिक हमारे पास है कि आपको वो चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला तो याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी, एक फॉर्मूला याद करा दूंगा और इस एक फॉर्मूले से आप 10 फॉर्मूले जनरेट करना सीख जाओगे, एक फॉर्मूले से 10 फॉर्मूले आप जनरेट करना सीख जाओगे, ये पूरी गारंटी है। ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो गई कि जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, अब से आप नहीं भूलेंगे। नाउ रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं बोलते हैं कि सर हमको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता, अपने पास इतना ब्रॉड सिलेबस है, केमिस्ट्री का भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, भाई ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, हमको होमवर्क भी मिलता है, स्कूल में हमारे स्पोर्ट्स भी चल रहा है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, घर की भी काम करना है। साइड सी बात है, जब बच्चे इतना काम करेंगे तो वो रिवाइज कैसे कर पाएंगे, चीजों को रिविजन कैसे कर पाएंगे? तो रिवीजन करने के लिए अब आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक थ्योरी पढ़ोगे ना, एक एक डेरिवेशन देखोगे ना बेटा, तो बहुत समय लग जाएगा। अब आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, टिल डेट आज के समय तक आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब जो आपको पढ़ना है वो आपको रिवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है जी। अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान तो क्वेश्चन बैंक से पढ़कर पास कर ले। तो कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं क्या मैं भौतिक विज्ञान क्वेश्चन बैंक से पढ़ के पास कर लूं? भैया ऐसा नहीं हो सकता। अरे भौतिक विज्ञान में सीबीएसई आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले आपको पता है क्या? अरे ये जो आपका होता है क्वेश्चन बैंक इतनी पतली सी होती है,
अब सोचिए दो वॉल्यूम, इतनी मोटी सी एक वॉल्यूम, इतनी मोटी सी दो वॉल्यूम, इतनी मोटी सी पूरी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को पतले से एक बुक में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन बैंक में। क्या वो पढ़कर आप पास हो जाओगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कभी नहीं। तो जो बच्चे क्वेश्चन बैंक की तरफ भाग रहे हैं उनको मेरी एडवाइस यही है, बेटा अपनी लाइफ के साथ और अपने करियर के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा। क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बैंक को आप रेफरेंस बुक की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर अगर आप पास हो जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं। व्हाट कम्स इन फिजिक्स पेपर? फिजिक्स पेपर में क्या आएगा? सबसे ज्यादा बच्चों की क्वेरी यही होती है, सर फिजिक्स पेपर में क्या आएगा? तो बताएंगे, जरा धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए। ये भी बताएंगे कि फिजिक्स पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। हाउ टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम टुडे? आज से हम फिजिक्स कैसे पढ़ें? बुक से पढ़ें, गाइड से पढ़ें, अनसॉल्व पेपर लगाएं? तो देखो बेटा, अगर आपने फिजिक्स का अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब बेटा अगर आपका सिलेबस खत्म, आपने सिलेबस खत्म कर दिया है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अनसॉल्व पेपर लगाओ, ठीक है बेटा। और बाकी धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए होंगे आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक खोल के नहीं देखी, जिनका तो अभी तक, सच बताऊं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही कंप्लीट हुआ है, उसके बाद कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उन बच्चों से मेरा एडवाइस ये है और उनसे ये कहना है कि बच्चे अब आपको पूरा समय देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ, बुक से पढ़ने के साथ साथ आपको अनसॉल्व पेपर भी लगाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर सीबीएसई में क्या क्या क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में, क्वेश्चन बैंक भी लगाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा आपको। क्या आंसर आप लिख लिख के पढ़ेंगे? नो, अब तो इतना टाइम ही नहीं है, 2 महीने का समय बाकी है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। लेकिन 2 महीने में क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सारा डेरिवेशन आता है, आपको सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन फिर भी आप बोर्ड के एग्जाम में चीजों को एक्सप्रेस करने से अगर डर रहे हो, यार कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हम किस स्टेप बाय स्टेप से लिखें, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में कितना। देखो एग्जामिनर कभी डेरिवेशन को बड़ा अगर आपने कर दिया ना तो बहुत खिंचाता है, उसको बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो चाहता है कि प्रॉपर वे में वो डेरिवेशन करे, शॉर्ट में डेरिवेशन करे और सारे पॉइंट्स को वो कवर करता चले, ठीक है जी। तो वो चाहता है एक डेरिवेशन वो आधे पेज में कंप्लीट कर दे, आधे पेज में। कुछ बच्चे होते हैं 2-2 पेज भर देते हैं, 3-3 पेज भर देते हैं, तो एग्जामिनर उससे बहुत इरिटेट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में आपको डेरिवेशन कैसे करना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, चाहे वो केवीएस के हों, एनवीएस के हों, एमआरएस के हों, या आपके कहीं भी गवर्नमेंट टीचर हों, तो मेरे खुद पर्सनल मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, और उनके पास कॉपी आती है बोर्ड की, वो कॉपी चेक करते हैं। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि सर कैसे, मतलब किस चीज़ पे आप मार्क्स देते हैं? तो सर बोलते हैं कि सर हम लोग मार्क्स जो देते हैं ना, हम लोग मार्क्स बच्चों की रिस्पॉन्स पे देते हैं। बच्चे रिस्पॉन्स टू पॉइंट चीजें लिख रहे हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसके बारे में लिख रहे हैं कि नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ना लिखकर दुनिया भर की कहानी लिख देते हैं और सोचते हैं कि उनको मार्क्स मिल जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कट कर देता है, पूरा काट देता है, एक नंबर नहीं देता। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बारे में जवाब दीजिए और शॉर्ट में दीजिए, ठीक है जी, बात समझ आ रही। और न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर नहीं भी आया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्मूला सही यूज किया, आप अगर फॉर्मूला सही यूज कर रहे हो, आपकी स्टेप्स ठीक हैं, और आखिरी में आपने कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलती कर दिया, तो एग्जामिनर जो होते हैं, कुछ मतलब मेजॉरिटी जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते, वो स्टेप्स पे, फॉर्मूले पे आपको मार्क्स अच्छा दे देते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज को मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत बातें मैं आपसे करूंगा, आपको कैसे मार्क्स मिलेगा, कैसे अपने मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है। अब बात आती है क्या मुझको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा? हाँ, कुछ रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाकर आप बार बार उसको रिवाइज करो, आपके यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, हर एक डेरिवेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी वेटेज रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी वेटेज रखता है आपके फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखिए 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है सर 12 मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ जाते हैं? तो देखिए 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टॉपिक से आ जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज, एक क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलो है कि नहीं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा,
फोर्स, और कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत ढेर सारा है भैया। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इन्फानाइट वायर की वजह से, एक इन्फानाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शेल, एक कंडक्टिंग शेल, एक इंसुलेटिंग शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बहुत ढेर सारा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे क्या पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट में आता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको ध्यान देने वाली चीज है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां से कहीं से मिलेंगे, पूरी गारंटी इस बात की है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे बेटा, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान से याद कर लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और कैपेसिटर में आपको भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन 101% देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैसे पढ़ना है? जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ सकता है। बेटा परेशान नहीं होना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना आता है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम आराम से निकाल लोगे। पूछो कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV/dr, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। बेटा अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, कुछ भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको इलेक्ट्रिक, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेरिवेशन रटिफिकेशन मान लेते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेरिवेशन रटिफिकेशन मान लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक डेरिवेशन याद करो, इंटीग्रेशन कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको क्या पूछा जा सकता है? एक शेल, एक कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सरफेस पे कितनी होती है, एक इनफाइनाइट वायर है जिसपे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, याद रख लेना, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको समझ में आ गया। इसमें आपको कूलम्स लॉ के कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बच्चे, कूलम्स लॉ से देखने क्वेश्चन रिलेटेड मिल सकता है। अब कूलम्स लॉ से आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी मिल सकता है, इक्विलिब्रियम वाला भी क्वेश्चन मिल सकता है, सिस्टम ऑफ चार्ज वाला भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको यहां से मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बेटा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में तुम ये मान के चलो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी कब? जब इसके बीच में व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आपसे पूछता है। और इसे पता है क्या पूछता है? इसे पूछता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, की प्लेट में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए फटाफट से, 1/2 CV² होता है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बेटा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से देखने से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, जो मैंने आपको लाइव क्लास में कराया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा जो चीजें छोड़ना है ना छोड़ देना, लेकिन जो चीजें लिखवा रहा हूं ना डेफिनेटली पढ़ लेना, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आ गया। गॉस लॉ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा यहां पे तुम्हारा आता है गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। इसी से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख जाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक किसमें आ जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाते हैं। 12 नंबर का वेटेज रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया ना तो 12 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे, और बहुत आसान यूनिट है ये, बहुत आसान है, ठीक है बच्चे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। बेटा इलेक्ट्रिक करंट में ना 5 नंबर की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर की क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो जैसे कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड करंट के बीच में रिलेशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बेटा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के केस में आपको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आपको मोबिलिटी पूछी जा सकती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीजें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओम्स लॉ, तुमने तो आपने प्रीवियस ईयर तो ओम्स लॉ पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। ओम्स लॉ को बार बार कुछ रटिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ओम्स लॉ तो आपको पढ़ा होगा। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज और पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। और ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आज इसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेगा तुम्हें इस बार, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें ईएमएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ईएमएफ ऑफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ। अब इनका कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, या तुमसे पूछ सकता है बताइए चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जब होती है तो आपसे इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा जा सकता है मेरे बच्चे। तो इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा जाएगा, इसमें याद रखना, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल। बेटा इसके बाद तुमसे पूछा जा सकता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड वोल्टेज लॉ जो आता है ना बेटा, उससे एक क्वेश्चन तुमको, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में तुमको देखने को मिल सकता है किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स लॉ। अब कहोगे सर सब तो हो गया, बेटा सब कहां हो गया? इलेक्ट्रिक करंट में तो बहुत ढेर सारा है, इलेक्ट्रिक करंट में तो बहुत ढेर सारा, और 5 नंबर का वेटेज लगता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बाहर से कहीं नहीं आएगा, पूरी गारंटी है बेटा। इतना पढ़ लेना तुम जरूर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात आते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म तो आपके दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपको पता होगा ना, आपका ये चौथा और तीसरा और चौथा चैप्टर होता है ना, तीसरा और चौथा यूनिट, तो याद रखना बेटा ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपको काफी चीजें अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेंगी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बायो सेवर्ट लॉ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बायो सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है इसमें आपको। इसमें आपको और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इसमें आपका एक सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा और क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? सोलोनाइड पढ़ लेना बच्चे, सोलोनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोलोनाइड के बाद और क्या पढ़ने को मिल सकता है? एक जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है, एफ बराबर क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है वी से बी, बी क्रॉस बी। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंशिएट बच्चे काफी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े कब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, कब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी आपकी क्लैरिटी कर देंगे यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, ये भी पूछा जाता है। और एक करंट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जब कोई किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वो इससे एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था। अच्छा पिछले 2 सालों से करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो एक सेल के भांति कार्य करता है। बेटा इससे क्वेश्चन नहीं आया है, तो पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेना, अगर तुम्हारी क्लियरिटी अच्छी तरीके से है ना बेटा, तो देख लेना कि जब कोई एक कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए फटाफट? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। तो बेटा ये ईएमएफ है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है। जब कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो एक सेल की भांति कार्य करता है। अच्छा अच्छा, एक चीज और, दो वायर के बीच में अगर करंट फ्लो करती है, दो वायर ऐसे रखे हुए हैं उनके बीच में करंट फ्लो कर रही है, पैरेलल वायर रखे हुए हैं, या तो अपोजिट जा रही है तो पैरेलल जा रही है, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है। तो बेटा ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, दो
पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स निकालने को देखा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दी, बात समझ में आ गई होगी। काफी आसान है और काफी ईजी भी है, तो इसको आप जरूर से चीजें तो ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपसे और क्या पूछा जाता है? अब वैसे अगर डाइपोल मोमेंट अगर आपको क्लियर है ना, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क जनरेट होता है, और जब किसी डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तभी टॉर्क जनरेट होता है। अगर एक टॉर्क निकालना समझ में आ गया तो दूसरा टॉर्क बहुत आसानी से निकाल लोगे। बोलो क्लियर है क्या? तो इससे रिलेटेड आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है बेटा। तो देखो एक चीज और याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम का एक टॉपिक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है जब किसी डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है कि नहीं। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको और क्या देखने को मिलेगा? मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखिए, इसमें आपको गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चे। गैल्वेनोमीटर में अमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है। अमीटर और वोल्टमीटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अमीटर एंड वोल्टमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक न्यूमेरिकल बनेगा इससे रिलेटेड। तो गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में, इससे क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल्स वाला बन सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतनी बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? बताइए फटाफट से। चलिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है बेटा इसमें। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, इससे एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलेगा आपको। और इससे क्या मिलेगा? इससे आपको मिल सकता है मैग्नेटिक ससेबिलिटी, आपको पूछा जाएगा मैग्नेटिक ससेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो है कि नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, बोलो बच्चे और बताओ। नेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो गेट मैग्नेटाइज्ड, वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा काई, और इसका रिलेटिव परमेबिलिटी से रिलेशन भी पूछा जाता है। मैग्नेटिक ससेबिलिटी का रिलेटिव परमेबिलिटी से रिलेशन पूछा जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि पैरामैग्नेटिक, इसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है, पैरामैग्नेटिक्स, डायामैग्नेटिक, जैसे कि, और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकता है क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, किसके लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी लॉ आया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूरी लॉ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में है। और बताइए गुरुजी, इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो ये आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में इतना तो कम से कम पढ़ ही लेना भैया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हिस्टेरेसिस लॉस किस में ज्यादा होता है ना, कौन सा मटेरियल का हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दो मटेरियल में किस में हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है, किस में कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो इसी में ही आ गया, हाँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपका इसी में आ गया जो भी मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद आपका है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। देखो एक चीज देखो, ध्यान रखना, ये जो आपको दिखा रहा है ना मैंने, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, 6 नंबर का।
और मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखा जाए तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें टॉपिक मैंने लिखवा दिए हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो फैराडे लॉ आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एडी करंट के बारे में पढ़ लेना, एडी करंट इंपॉर्टेंट है। एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करें, हाउ टू मिनिमाइज एंड हाउ टू मिनिमाइज, कैसे मिनिमाइज किया जाए एडी करंट को। ट्रांसफार्मर देख लेना बेटा, इसमें ट्रांसफार्मर देख लेना, वर्किंग देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लेना, जो तुमको पता है ना, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये रिलेशन देखा है ना तुमने, सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में रिलेशन देखा, एक न्यूमेरिकल मिलेगा, यहां से तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, न्यूमेरिकल मिल जाएगा तुम्हें देखने को, 101% तुम्हें यहां से क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिल जाएगा देखने को। फैराडे लॉ देख लेना, एडी करंट देख लेना, ट्रांसफार्मर देख लेना। अच्छा, इसके बाद इसके बाद आप देख लीजिएगा कि एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। उसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन 2, समथिंग ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड व्हेन metallic rod, metallic rod is rotated in मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी रॉड को हम रोटेट करते हैं तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होता है बेटा, इस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन आपने किया था, आपको याद होगा, जो आपने इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन किया होगा, है ना, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एसी, एसी का डेरिवेशन कैसे किया था आपको कुछ याद है कि भूल गए? जब आपने किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया था, जब किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड घुमाते हैं तो कौन सी करंट बनती है, अल्टरनेटिंग करंट बनती है, इसका एक डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसमें आपको सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस से आपको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपको कपलिंग मिल जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को क्या कैसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं ना, के बराबर एम अपॉन अंडर रूट L1 L2 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब आइडियल होती है, कब नहीं होती, एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बिल्कुल तैयार हो जाना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस से आपको कॉक्सियल जो सोलोनाइड होता है ना, कॉक्सियल सोलोनाइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलोनॉइड, इसके सेंटर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, एक न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन आपको यहां से मिलेगा। इतनी चीजें आप पढ़ लेना ईएमआई में, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है क्या मिलेगा, एलसीआर में रेजोनेंस मिल सकता है बच्चे, इसमें रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है आपको, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है आपको। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यहीं पे लिख देते हैं, रेजोनेंस एंड शार्पनेस, एंड शार्पनेस, इसकी शार्पनेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। इसमें पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, पावर फैक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इंपेडेंस निकालने को आ सकता है बच्चे आपको, इंपेडेंस किसी भी सर्किट का, एलआर सर्किट हो, सीआर सर्किट हो, या फिर आपका कोनो सर्किट हो। जैसे मान लीजिए आपका पूछा जाए कि भैया एलसी सर्किट का इंपेडेंस निकालिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीआर सर्किट का पूछा सकता है, एलआर सीआर किसी सर्किट का पावर इंपेडेंस पूछा सकता है, और क्या पूछा जाएगा इससे, पावर फैक्टर पूछा जाएगा, जैसे पावर फैक्टर, ठीक है ना। और आपको एवरेज पावर पूछा जाएगा, एवरेज पावर किसी भी सर्किट में, एलआर सीआर एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर पूछा जाएगा। और आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का आपको इक्वेशन पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ एसी अल्टरनेटिंग, है ना, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है ना। एलआर सर्किट, और इसमें इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, अगर तुम सिर्फ एलसीआर सर्किट ही पढ़ लो ना तो तुम्हें कुछ भी कोई भी सर्किट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार एलसीआर सर्किट अच्छे से पढ़ लेना, एलबी सर्किट समझ में आएगी, प्योर आर सर्किट समझ में आ जाएगी, प्योर सी सर्किट समझ में आ जाएगी, एलआर आ जाएगा, सीआर आ जाएगा, और एलसी सर्किट समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। एलसीआर सर्किट अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आईआरएमएस में,
आरएमएस में एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा यहां से। आपसे पूछा जाएगा बताइए व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एवरेज फुल साइकिल पे वैल्यू कितनी होती है, पूछा जाएगा उसकी फुल साइकिल पे वैल्यू कितनी होती है, हाफ साइकिल पे कितनी होती है। फुल साइकिल पे आपसे पूछा जा सकता है और हाफ साइकिल पे आपसे पूछा जा सकता है। बच्चे याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो ठीक है, बात समझ आ रही है। अल्टरनेटिंग करंट में इतना पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है। और क्यू फैक्टर, रेजोनेंस में क्यू फैक्टर पी फैक्टर सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बस के लिए बात देखो, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट ना, एक तो बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता। अगर देखिए सीरियसली मैं बताता हूं, अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में नहीं आया, पूरे साल समझ में नहीं आया, तो छोड़ दो, मेरी राय ये छोड़ दो, छोड़ दो, अभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में को समझने के लिए आपको एसएचएम पता होना चाहिए, वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए। और अगर आपका एसएचएम अच्छी तरह से क्लियर है, क्लास 11th का अगर आपने एसएचएम अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको अल्टरनेटिंग करंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका वेव क्लियर नहीं है, एसएचएम क्लियर नहीं है, तो उसको छोड़ दो बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, ईएम वेव एंड ऑप्टिक्स, ईएम वेव एंड ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ईएम वेव में भी तुम्हारे 3 टॉपिक आ गए हैं, 4 टॉपिक आ गए इवन। एक तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ गया, इसमें तुम्हारा रे ऑप्टिक्स भी आ गया, ठीक है बच्चे, इसमें तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स भी आ गया। और वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और तुम्हारे इसके बाद डिफ्रैक्शन भी आ जाएगा, डिफ्रैक्शन इंटर वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारा आ जाएगा, डिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये, और देखो 17 नंबर का आता है, सोचो 17 नंबर का ऑप्टिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और कुछ क्लास टीचर जो होते हैं मतलब स्कूल के, वो पहले स्टार्टिंग ऑप्टिक्स से क्योंकि करते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए प्रीवियस कोई चैप्टर का पढ़ना जरूरी नहीं है। ऑप्टिक्स इज एंटायरली डिफरेंट, पूरा डिफरेंट है ना। तो इसलिए ऑप्टिक्स को पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 17 नंबर का वेटेज रखता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में आपको परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर तो 2 लेक्चर का है, डुअल नेचर एंड डुअल नेचर 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी जाती है इसमें, और ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ पूछा जा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन 2 लेक्चर का है। अब बात आती है सर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। भैया एटम्स एंड न्यूक्लियाई तो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने क्लास 11 में एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ा हुआ है ना, बस वही है, उठा के पूरा वहीं रख दिया गया है। और इसके बाद आपका आता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। बेटा रेडियो एक्टिविटी से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और न्यूक्लियाई, एटम्स से न्यूक्लियाई में, एटम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें फ्यूजन, फ्यूजन देखने को मिल सकता है आपको, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह देखने को मिल सकती है। एटम्स में आपको बेटा स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है, बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। और इसमें लाइमन सीरीज, पाशमन सीरीज और बल्मर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी में 12 नंबर का ये है, 12 नंबर का। तो अगर तुमने 4 यूनिट भी पढ़ लेना अच्छे से, 60 नंबर तो आ जाएगा तुम्हारा, आराम से आ जाएगा 60 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत डर लगता है, और आपको अभी तक अगर डर लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तो पहली मेरा कहना यह है कि आप पढ़ लो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। जितना तुमने पढ़ लिया ना, उसी में तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ना 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। जबकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तो 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम तैयार हो पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम अगर आज तक समझ में नहीं आया, तुमने अब अगर स्कूल के टीचर से पढ़ लिया, तुमने सबसे पढ़ लिया, और तुमने खुद से भी प्रैक्टिस करी, तुमने खुद से भी समझने की कोशिश करी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा इसको छोड़ देना तुम, ठीक है ना, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा देखो ये है वेटेज, फिजिक्स में इतने इतने टॉपिक से ये वेटेज है, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। होप्स हो कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी, बेहतर तरीके से तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा आपकी तैयारी को अगर बूस्टअप करनी है, आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, स्ट्रांग करना है,
तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे फिर हम आज के इस छोटे से सेशन को, जिसमें हमको बेसिकली बात करनी थी क्रैश कोर्स से रिलेटेड और आपकी इस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।